नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे देश का आम बजट पेश करेंगी और सुबह करीब 8:15 पर निर्मला सीतारमण अपने आवास से निकल चुकी और वहीं इसके बाद सुबह 9 बजे ब्रीफ केस के साथ नॉर्थ ब्लॉक से राष्ट्रपति भवन के लिए निकल गई और वहीं राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अभी थोड़ी देर बाद बजट ब्रीफ केस के साथ संसद भवन पहुंचेंगी और इसके बाद संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें बजट को औपचारिक मंजूरी दी जाएगी और फिर 11 बजे बजट पेश होगा और निर्मला की स्पीच भी होगी। और ये लगातार चौथी बार है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं बजट। और वहीं साल 2020 से 21 में उन्होंने करीब 2.42 घंटे तक का भाषण दिया था, यानी कि 162 मिनट तक उन्होंने भाषण देकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और उम्मीद है कि चुनावी माहौल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का इस बार का बजट भाषण भी लंबा हो सकता है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के बाद वित्त मंत्री पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट को बजट के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे और उसके बाद संसद के लिए रवाना हो जाएंगे। और वहीं परंपराओं के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को सबसे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाती है और ये हमेशा एक प्रथागत बैठक है, क्योंकि राष्ट्रपति केंद्रीय बजट में किसी भी बदलाव का सुझाव नहीं देते। लेकिन आधिकारिक तौर पर संसद में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री को राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है और राष्ट्रपति से मिलने के बाद सीतारमण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले कैबिनेट से मिलना है और कैबिनेट को बजट के बारे में जानकारी देनी और वित्त मंत्रालय बजट के बारे में गोपनीयता बनाए रखता है और अपना भाषण पेश करने से पहले वित्त मंत्री बजट प्रावधानों के बारे में गोपनीयता रखने के लिए बाध्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को यूक्रेन विवाद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हम इस मामले को कूटनीति और शांतिपूर्वक निपटारा चाहते हैं और इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि फिर भी हम पूरी तरह से तैयार हैं और परिणाम चाहे कुछ भी हो। बाइडेन ने ओवल ऑफिस में बात करते हुए कहा कि हम यूक्रेन की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध खड़े हुए हैं और यही नहीं, हम इस मामले पर अपना पक्ष लेकर इसलिए भी मजबूती से खड़े हैं क्योंकि हम नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मूल सिद्धांतों का भी पालन कर रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि वह इस मामले के समाधान के लिए कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं और लेकिन रूस ने यूक्रेन के आसपास अपनी सेना को खड़ा कर दिया है, इसलिए हम उनका विरोध करने के लिए तैयार हैं, चाहे इसका कुछ भी परिणाम हो। और वहीं इस विवाद को लेकर यूएन में भी रूस और अमेरिका का आमना सामना हुआ है और अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने रूसी राजदूत वोसिली नेमजिया के इस आरोप को खारिज कर दिया कि वॉशिंगटन संकट पर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाकर कूटनीति का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। और वहीं थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि कल्पना कीजिए कि अगर आपकी सीमा पर 1 लाख सैनिक होते तो आप कितने असहज होते। और एक खुली बैठक आयोजित करने पर हुई वोटिंग 10-2 से पारित हुई है और रूस और चीन ने इसका विरोध किया। वहीं 3 सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया और वोट को मंजूरी के लिए कुल 9 वोटों की जरूरत थी। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा कि बल प्रयोग को खारिज करने, सैन्य तनाव कम करने, कूटनीति का समर्थन करने और प्रत्येक सदस्य से जवाबदेही की मांग करने के लिए ये बैठक एक महत्वपूर्ण कदम थी। और उन्होंने कहा कि देशों को अपने पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य आक्रमण से बचना चाहिए और रूस ने इस बात से इनकार किया कि वो हमला करने का इरादा रखता है, लेकिन उसने ये भी कहा कि रूस को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल नहीं किया जाए। नाटो और अमेरिका ने इन मांगों को असंभव बताया है। वहीं चुनावी माहौल में कई अधिकारी अपनी सेवाएं समाप्त कर नेता बनने निकल पड़े हैं और इसी क्रम में प्रवर्तन निदेशालय से सेवानिवृत्त हुए राजेश्वर सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे और वो प्रदेश के सुल्तानपुर सदर सीट से चुनाव लड़ेंगे। और राजेश्वर सिंह ने कहा कि 24 साल तक मैंने अपनी सेवाएं दी और अब जब मेरी सेवा के 11 साल बचे
तब मैं इसे और बड़े स्तर पर ले जाने के लिए राष्ट्रवादी राजनीति में उतर रहा हूं। और उन्होंने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी। और इस मौके पर राजेश्वर सिंह ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद भी किया है। और वहीं राजेश्वर सिंह यूपी के सुल्तानपुर के नौकरशाहों के एक प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं और सिंह को लेकर कई लोगों का मानना है कि उनके राजनीति में प्रवेश से एक अलग तरह का बदलाव आएगा। और स्टेट पुलिस विभाग से अपनी नौकरी शुरू करने वाले राजेश्वर सिंह अपने काम के दम पर बेहद तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। और वहीं उन्हें ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट माना जाता है। और अपने पुलिस करियर की शुरुआत में उनके पास गोमती नगर सीओ और सीओ के सर्किल ऑफिसर का एक साथ चार्ज था और इसके लिए उनकी काफ़ी चर्चा भी हुई। वहीं राजेश्वर सिंह के नाम 13 एनकाउंटर है, जिसके जरिए वो खूंखार और कट्टर अपराधियों को कटघरे तक पहुंचाने में सफल हुए। और अपने 14 महीने के कार्यकाल में ही उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली थी। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उन्हें उनके काम के दम पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और साइबर जेम्स बॉन्ड की अपवादियों से नवाजा जाने लगा। वहीं आपको बता दें कि कानपुर के पूर्व कमिश्नर असीम अरुण भी बीजेपी में शामिल हुए थे। और इस दौरान असीम अरुण ने कहा था कि बीजेपी ने मुझे और अधिक सामाजिक कार्य करने के लिए राजनीति चुनने का सुझाव दिया है। और वहीं कोरोना की रफ्तार अब दिनों दिन कम होती जा रही है। और पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1,67,059 नए मामले सामने आए, जबकि 1,192 लोगों की मौत हो गई। और वहीं हालांकि इस दौरान 2,54,076 लोग ठीक हुए। और इसके बाद देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर अब 4,14,69,499 हो गए, जबकि सक्रिय मरीजों की संख्या अब 17,43,059 हो गई है। और कोरोना से अब तक देश में कुल 3,52,30,198 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि इस महामारी के चलते 4,96,242 लोगों की जान चली गई है। और देश में अब तक 166 लाख वैक्सीनेशन किया जा चुका है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 11.69% हो गया है। देश के राजधानी दिल्ली में बच्चों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज आज से दी जाएगी। और 3 जनवरी से शुरू हुए बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अब महाअभियान के तहत आज 21,029 बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। दरअसल 3 जनवरी को राजधानी दिल्ली में 21,029 बच्चों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। और अब पहली वैक्सीन डोज के 28 दिन बाद आज से दिल्ली में वैक्सीनेशन की दूसरी खुराक दी जाएगी। और वहीं आपको बता दें कि बच्चों को भारत में कोवैक्सीन दी जा रही है। और देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम तक 13,604 बच्चों को टीका लगाया गया था। और वहीं सरकार के कोविड पोर्टल से मिली जानकारी के अनुसार पिछले एक हफ्ते में हर दिन दिल्ली में 9,001 बच्चों को कोविड का टीका लगाया गया है। और कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तेजी से बच्चों का टीकाकरण भी किया जा रहा है। और राजधानी दिल्ली में बच्चों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज देने के लिए स्कूल में कैंप भी लगाए जाएंगे। और इन कैंपों में उन बच्चों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जाएगी जिन्होंने 3 जनवरी यानी बच्चों के वैक्सीनेशन के शुरुआती दिन को वैक्सीन की डोज लगवाई थी। और दिल्ली में ऐसे कुल 21,029 बच्चे हैं। और वहीं भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयोग के अनुमान के अनुसार रविवार शाम 6 बजे तक कुल 8,06,244 बच्चों को कोवैक्सीन की पहली खुराक दी गई, जो इस आयु वर्ग के लगभग 10.14 लाख लाभार्थियों का लगभग 80% है। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार इस आयु वर्ग के लगभग 7.5 लाख छात्र उसके द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ते हैं। और इसके अलावा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में 50,000 से अधिक और निजी स्कूलों के 3.3 लाख छात्र पढ़ते हैं। और वहीं बात की जाए महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति की, तो महाराष्ट्र में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी देखी गई है। और राज्य की हालत में सुधार के बीच सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला लिया है। और नए नियमों के मुताबिक जिन जिलों में 90% से ज़्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दे दी गई है और 70% से ज़्यादा लोग डबल डोज ले चुके हैं, उन जिलों में ये छूट दी गई है। और सरकार ने छूट की नई गाइडलाइंस भी जारी की है।
और मुंबई में सोमवार को कोरोना के 45,618 लोगों की टेस्टिंग हुई, जिसमें से 960 नए लोग संक्रमित पाए गए। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 7 महीने बाद मुंबई में कोरोना के नए मरीज इतने कम आए हैं, पर इससे पहले 4 जून 2021 को कोरोना के 968 मरीज मिले थे। यूपी में विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग द्वारा 5वें चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी और इस अधिसूचना के जारी होते ही प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इस चरण में प्रदेश के 11 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे और अधिसूचना जारी होते ही प्रत्याशी इन सीटों पर नामांकन भी दाखिल करा सकेंगे। और चुनाव आयोग के अनुसार प्रदेश में 5वें चरण में रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती आदि जिलों में वोट डाले जाएंगे और 5वें चरण में अवध, बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र के 11 जिलों की 60 विधानसभा सीटों में 8 फरवरी तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे और वही नामांकन पत्रों की जांच 9 फरवरी को की जाएगी, जबकि प्रत्याशी अपना नामांकन 11 फरवरी तक वापस भी ले सकेंगे। और वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और इसके बाद 117 सीटों पर नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे और वहीं 2 फरवरी को नामांकन की पड़ताल होगी और 4 फरवरी तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे और वहीं मतदान 20 फरवरी सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि काउंटिंग 10 मार्च को होगी और इन 60 सीटों पर मतदान 27 फरवरी को होगा। और वहीं आपको बता दें कि 5वें चरण के चुनाव के बाद प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां पूर्वांचल की ओर अपने अंतिम चरणों की तरफ बढ़ जाएंगी और गौरतलब है कि राज्य में प्रथम चरण में पश्चिमी जिलों में मतदान होना है और वहां पर इस समय चुनाव प्रचार जोरों पर है और सभी पार्टियां वहां पर अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। वेस्ट यूपी में पहले और दूसरे चरण मतदान होगा और वहीं यहां पर पहले चरण के लिए 10 फरवरी को मतदान होना है और गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों के लिए गुरुवार को 623 उम्मीदवार पहले चरण के लिए मैदान में हैं और वहीं 35 कैंडिडेट्स ने अपना नाम वापस ले लिया था। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की है और यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को कराया जाएगा और पूरे प्रदेश में मतगणना एक साथ 10 मार्च को कराई जाएगी। यूपी के हापुड़ जिले के धलौना विधानसभा और गढ़ विधानसभा पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने पार्टी और उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार किया और उन्होंने डोर टू डोर प्रचार किया, जिसमें हजारों की भीड़ उमड़ी और वहीं हजारों भीड़ों ने हिस्सा भी लिया। हालांकि ओवैसी के इस डोर टू डोर कैंपेनिंग में कोविड-19 प्रोटोकॉल आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई और वहीं प्रचार के दौरान एक बड़ा हादसा भी हुआ है। दरअसल एक युवक इस प्रचार प्रसार में करंट लगने से घायल हो गया और ओवैसी को देखने के लिए ट्रक पर चढ़ा युवक हाई टेंशन तार के चपेट में आ गया और वो वहां पर झुलस गया। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती भी कराया गया और जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से प्रत्याशी फुरकान चौधरी के लिए प्रचार प्रसार और मतदाताओं से डोर टू डोर जनसंपर्क करने के लिए आए कार्यकर्ताओं में से एक 11,000 की बिजली की लाइन की चपेट में आने से एक कार्यकर्ता झुलस गया और वहीं असदुद्दीन ओवैसी के पहुंचने से पहले ही समर्थकों में जबरदस्त उत्साह नजर आया था और वहीं हजारों की संख्या में भीड़ भी जमा हुई थी, लेकिन कार्यकर्ता और समर्थक कोविड-19 और आचार संहिता की गाइडलाइन को भी भूल गए और पुलिस प्रशासन के कहने के बावजूद भी समर्थक और कार्यकर्ता हाय हुल्ला करने में बाज नहीं आए। और वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में इस बार एआईएमआईएम पहली बार चुनाव लड़ रही है, पर जिस तरह से उनके रैलियों में भीड़ आ रही है उसे देखते हुए इस बार ओवैसी की पार्टी कड़ी टक्कर अपने विरोधियों को दे सकती है।